फोल्डिंग, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्डिंग अपीयर होती है जिसे न्यूरल ग्रूव कहते हैं, वो मिड डॉर्सल लाइन में न्यूरल ग्रूव एक बन जाता है। ऑन द आइदर साइड ऑफ न्यूरल फोल्ड्स, और ये न्यूरल ग्रूव के दोनों तरफ न्यूरल फोल्ड्स होती हैं। इन 24 hours embryos the folding of neural plate is clearly visible। यानी पहले न्यूरल प्लेट बनी, फिर न्यूरल ग्रूव, फिर न्यूरल फोल्ड्स। न्यूरल फोल्ड्स की दरमियान में न्यूरल ग्रूव होता है। In 24 hours embryos, the folding of neural plate is clearly visible। 24 hour embryo में neural plate clearly visible होती है। The embryo is now termed as neurula। जब neural plate 24 hour embryo में जब neural plate clearly visible होती है तो इस stage के embryo को neurula कहते हैं। The anterior end of the neural groove is widest and forms the future brain, and rest of portion is future spinal cord। न्यूरल ग्रूव के एंटीरियर एंड जो होता है वो वाइडेस्ट होता है और फ्यूचर ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूरल ग्रूव का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है एंटीरियर एंड के अलावा वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उससे फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड बनती है। इन द मीन टाइम द न्यूरल प्लेट sinks and the neural folds grow towards one another and meet in the mid dorsal line। न्यूरल प्लेट सिंक होती है, न्यूरल फोल्ड्स ग्रो करती हैं टुवर्ड्स वन अनदर इन द मिड डॉर्सल लाइन एंड फ्यूज एंड कन्वर्ट द न्यूरल ग्रूव इनटू न्यूरल ट्यूब। न्यूरल फोल्ड्स की ग्रोथ से न्यूरल ग्रूव प्लेट जो है, न्यूरल ग्रूव जो है वो न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूरल ग्रूव से न्यूरल ट्यूब बन जाती है। यानी पहले न्यूरल ट्यूब बनी, फिर न्यूरल फोल्ड्स अपीयर हुई, फिर न्यूरल ग्रूव बना, फिर न्यूरल ग्रूव जो है वो न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो गया। At each end of neural tube, a small opening called anterior and posterior neuropores। फिर न्यूरल ट्यूब की दोनों तरफ ओपनिंग्स होती हैं जो एंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स कहलाती हैं। These neuropores close later on with the formation of neural tube। न्यूरल ट्यूब किससे बनी? न्यूरल ग्रूव से, by the growth of neural folds। फिर न्यूरल ट्यूब जो बनी, दिस न्यूरल ट्यूब इज फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये न्यूरल ट्यूब जो है इसी से फिर नर्वस सिस्टम बनता है। एंड द कैविटी एनक्लोज्ड इज नोन एज न्यूरोसील। न्यूरल ट्यूब में जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड न्यूरोसील, COEL। सील मींस कैविटी। दिस होल प्रोसेस इज नेम्ड एज न्यूरुलेशन। इस सारे प्रोसेस को न्यूरल प्लेट का बनना, न्यूरल ग्रूव का, न्यूरल फोल्ड्स का ग्रो होना और न्यूरल ट्यूब का बनना, न्यूरोपोर्स का अपीयर होना, फिर न्यूरोपोर्स का क्लोज हो जाना, all this process is called न्यूरुलेशन। और इस प्रोसेस जिस एम्ब्रियो में ये प्रोसेस हो रहा होता है उस एम्ब्रियो को क्या कहते हैं? न्यूरुला। अब ये टॉपिक आपका चिक की डेवलपमेंट का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। इन एनिमल्स में जो डेवलपमेंट होती है उसका रियली मैकेनिज्म क्या है? We know that mechanism of development. We know that from a single celled zygote, multicellular individual is formed and zygote contains complete information in the form of genome। zygote में complete information होती है in the form of genome, यानी सारा genetic material, all genes present in the zygote जो है वो उसके genome में शुमार होते हैं, genome में include होते हैं, which has come in the form of chromosomes from the eggs and sperms। जीनोम कहाँ से आता है? eggs and sperms के क्रोमोसोम से। during cleavage, फिर zygote की cleavage होती है। during cleavage zygote divides into many cells। each cell has full set of chromosomes and gets complete instructions from the parents। फिर हर सेल जो zygote की डिवीजन से बनता है, क्लीवेज के बाद जो भी सेल बनता है, हर सेल में फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इन क्रोमोसोम्स में कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है फ्रॉम दी पेरेंट्स। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्लीवेज के बाद जब स्टार्ट होती है, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन however some genes remain active while others switch off। फिर डिफरेंशिएशन, जब क्लीवेज के बाद डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है
तो उसमें कुछ जीन्स एक्टिव रहते हैं और कुछ स्विच ऑफ हो जाते हैं. The importance of nucleus and cytoplasm during development is revealed from the following experiments. फिर कुछ साइंटिस्ट ने, हेंस डिट्रिश ने और स्पेमैन ने एक्सपेरिमेंट्स किए सी अर्चिन पे, सैलेमेंडर पे. इन एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है ये डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं. डेवलपमेंट में इन दोनों सेलुलर पार्ट्स का इम्पोर्टेंट रोल है. In 1892, Hans Dietrich took sea urchin egg at 2-cell stage, shook it apart and separated it into 2 cells. Later on, it was seen that both half embryos developed into normal larvae. Dietrich concluded that both these cells contained all the genetic information of the original zygote. तो दोनों सेल्स को अपार्ट कर दिया गया 2-सेल स्टेज पे सी अर्चिन के एग से जो 2 सेल बने, जाइगोट से 2 सेल, एग से जो 2 सेल बने, दोनों सेल्स को दोनों सेल सी अर्चिन जाइगोट को 2-सेल स्टेज पे हाफ हाफ में कन्वर्ट कर दिया गया. तो एक जाइगोटिक हाफ से एक नॉर्मल लार्वा बन गया और दूसरे जाइगोटिक हाफ से दूसरा नॉर्मल लार्वा बन गया. लार्वा का प्लूरल है लार्वी. इस तरह 2 लार्वी दोनों जाइगोटिक हाफ से प्रोड्यूस हो गए. डिट्रिश नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया. उसने ये फिर कंक्लूजन निकाला, ये रिजल्ट निकला कि सेल्स में ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो इन सेल्स में थी और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ओरिजिनल जाइगोट से इन दोनों हाफ्स ने गेट की. इन दोनों हाफ्स में ओरिजिनल जाइगोट से ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई और दोनों सेल्स से इस तरह नॉर्मल लार्वी बन गए. फिर एक और एक्सपेरिमेंट स्पेमैन ने किया. उसने एक सैलेमेंडर का जाइगोट लिया and with the help of minute ligature of human hair divided the zygote into 2 equal halves. और ह्यूमन हेयर से 2 इक्वल हाफ्स में जाइगोट को जरा सा डिवाइड कर दिया. The nucleus was present in one half but the other half had no nucleus. तो इसने ये किया कि दोनों हाफ्स सेम नहीं थे. एक हाफ में न्यूक्लियस रहने दिया और दूसरे जाइगोटिक हाफ में न्यूक्लियस नहीं था. When the developmental process continued, it was seen that cleavage was completed in the half containing nucleus, but the anucleate half was not seen dividing. तो जिस जाइगोटिक हाफ में न्यूक्लियस नहीं था उसमें क्लीवेज नहीं हुई, सेल्स नहीं बने, फर्दर सेल्स नहीं बने. और जिस जाइगोटिक हाफ में न्यूक्लियस था उससे सेल्स बनना शुरू हो गए. विदाउट न्यूक्लियस सेल को या जाइगोटिक हाफ को कहते हैं एन्यूक्लिएट. एन्यूक्लिएट मींस विदाउट न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस वाले जाइगोटिक हाफ में, जाइगोटिक सेल में क्लीवेज स्टार्ट हो गई और फर्दर सेल्स बन गए. इवेंचुअली व्हेन न्यूक्लिएटेड साइड had reached a 16 cell stage, फिर 16 सेल्स बन गए न्यूक्लिएटेड जाइगोट से. 16 cell stage पे क्या हुआ? One of the cleavage nuclei crossed the new narrow cytoplasmic bridge to the anucleate side. दोनों जाइगोटिक हाफ्स बिल्कुल सेपरेटेड नहीं थे, कुछ किसी हद तक अटैच थे. फिर 16 cell stage पे एक न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू एन्यूक्लिएट साइड पे चला गया. Immediately this side started dividing. एन्यूक्लिएट जो जाइगोटिक हाफ था उसमें जैसे ही न्यूक्लियस आया साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से वो क्रॉस करता हुआ तो वो उस हाफ में डिवीजन स्टार्ट हो गई, फॉरेन डिवीजन स्टार्ट हो गई. ये स्पेमैन का एक्सपेरिमेंट था. इसमें न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस और जेनेटिक मटेरियल की इंपॉर्टेंस बताई हुई है. डिट्रिश के एक्सपेरिमेंट से भी पता चलता है कि अगर न्यूक्लियस है तो दोनों जाइगोटिक हाफ से कंप्लीट लार्वी बन जाते हैं. फिर स्पेमैन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया. इस बार उसने 2 halves of the embryo, both of them contain nuclei. तो 2 halves लिए उसने सैलेमेंडर के जाइगोट के और दोनों halves में इस बार न्यूक्लियाई थे. न्यूक्लियाई प्लूरल है न्यूक्लियस का.
Both these halves developed into complete embryos. Both these halves developed into complete embryos. Both these halves developed into complete embryos. तो दोनों halves में न्यूक्लियस था salamander zygote के दो halves की, ये दोनों halves में न्यूक्लियस था, दोनों से complete embryo बन गए. He also observed that from a 16-cell embryo, even if a single cell is separated, अगर single cell को separate किया, it contains a complete set of genes and form a complete embryo. दोनों cells को zygotic halves को separate कर दिया 16 cell stage पे. उसने क्या किया कि जब embryo की 16 cell stage आई तो उसने एक cell को separate कर दिया जिसमें complete set of genes था, यानी न्यूक्लियस था, उस सेल को सेपरेट कर दिया 16 सेल स्टेज के एम्ब्रियो से एंड फॉर्म अ कंप्लीट एम्ब्रियो. तो उस सेल से भी कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया. दो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, Spearman also observed that sometimes it may happen that the nucleated half can develop into abnormal ball of cells. तो स्पेमैन ये ऑब्जर्व किया कि समटाइम्स न्यूक्लियस हो, बेशक सेल्स में न्यूक्लियस हो, तो तब भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, इवन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ग्रे क्रिसेंट area. Gray crescent is the pigment free area that appears at the time of fertilization inside the cytoplasm. ग्रे क्रिसेंट साइटोप्लाज्म में होता है और ग्रे क्रिसेंट एरिया एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये पिगमेंट फ्री एरिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये एरिया अपीयर होता है एंड दिस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट. तो समटाइम्स इस तरह होता है कि इवन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बट एबनॉर्मल डेवलपमेंट अकर्स. This is because of the fact that gray crescent area is required, which is cytoplasmic area and pigment free area and appears at the time of fertilization. So in the half lacking gray crescent area, no further development can take place. तो वो half जिसमें न्यूक्लियस है लेकिन ग्रे क्रिसेंट एरिया नहीं है, तो वो zygotic half जो है डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं कर सकेगा. On the basis of these experiments, Spearman made two conclusions. All cells contain the same nuclear information. तमाम cells में जो division के बाद बनते हैं same nuclear division, nuclear information, nuclear genetic material, genome उनमें होता है. So same nuclear information all cells have करते हैं. In the gray crescent area, cytoplasm contains information essential for development. और gray crescent area में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है. नो क्वेश्चन अराइजेस दैट ऑल द सेल्स कंटेन सेम न्यूक्लियर मटेरियल. व्हाट कॉजेस द सेल्स टू डिफरेंशिएट? देयर आर टू वेज बाय व्हिच सेल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड बिकम कमिटेड टू पर्टिकुलर डिटरमिनेटिव मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स. तो सेल्स में डिफरेंशिएशन जब होती है वो कमिटेड डिफरेंशिएशन प्रोसेस में सेल कमिटेड हो जाते हैं टू फॉर्म पर्टिकुलर डिटरमिनेटिव cells and molecules. So during cleavage, cytoplasmic segregation of determinative cells take place. ठीक है ना, डिटरमिनेटिव की भी सेग्रीगेशन हो जाती है. जब क्लीवेज हो रही होती है तो साइटोप्लाज्म की प्रॉपरली segregation हो जाती है. Cytoplasmic segregation of determinative cells take place. And next point, which has clear because of these experiments, is that induction or interaction with the neighboring cells take place. जब cells में differentiation हो रही होती है तो cells जो हैं वो neighboring cells के साथ induction और interaction perform करते हैं. Induction or interaction with the neighboring cells take place during differentiation, and during cleavage, cytoplasmic segregation of determinative takes place. ये determinative molecules भी हो सकते हैं और cells भी.
डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल एंड सेल्स एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग क्लीवेज में बहुत से सेल्स बनते हैं और क्लीवेज में ही जो सेल्स बन रहे होते हैं उसमें नेबरिंग सेल्स के साथ इंडक्शन और इंटरेक्शन का प्रोसेस भी होता है। अब ये स्पेमैन और डिट्रिश के एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन्स निकले वो मैंने आपको बताए। डायग्राम आप देख लीजिएगा कैसे दो जाइगोटिक हाफ्स कैसे बनाए साइंटिस्ट ने और कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, ये डायग्राम से फर्दर क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। It is known that different cytoplasmic components contain different morphogenetic determinants that are responsible for cell differentiation. साइटोप्लाज्म में morphogenetic determinants होते हैं, morphogenesis कहते हैं डेवलपमेंट को। तो morphogenetic determinants यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डेवलपमेंट को डिटरमिन करते हैं। So cytoplasmic components contain different morphogenetic determinants. ये डिटर्मिनेंट्स साइटोप्लाज्म में होते हैं। सो साइटोप्लाज्म इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट क्योंकि उसमें मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटर्मिनेंट्स फॉर सेल डिफरेंशिएशन। दीज डिटर्मिनेंट्स आर प्रेजेंट इन ब्लास्टोमियर्स। फिर जब जाइगोट डिवाइड करता है तो ये डिटर्मिनेंट्स ब्लास्टोमियर्स में भी होते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एन एसिडियन कंटेन्स साइटोप्लाज्म of 4 different colors that is segregated into different blastomeres. Fertilized egg acidia एक एनिमल है एसिडियंस का लेके फर्टिलाइज्ड एग एक्सपेरिमेंट किया तो फाइंड हुआ कि साइटोप्लाज्म जो है वो 4 डिफरेंट कलर्स का होता है और 4 डिफरेंट कलर्स को इस तरह से उनकी सेग्रीगेशन होती है ब्लास्टोमियर्स में कि क्लियर साइटोप्लाज्म जो है दिस प्रोड्यूसेस लार्वल एपिडर्मिस। जो क्लियर साइटोप्लाज्म है उससे लार्वल एपिडर्मिस बनती है। येलो साइटोप्लाज्म गिव्स राइज टू मसल सेल्स एंड ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म गिव्स राइज टू गट एंड ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म प्रोड्यूसेस नोटोकोड एंड न्यूरल ट्यूब। तो ये डिफरेंट कलर्स के साइटोप्लाज्मिक पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं और इनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं, डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। यानी डिटर्मिनेंट्स हैं इनमें साइटोप्लाज्मिक पार्ट्स में डिफरेंट कलर्स के साइटोप्लाज्म में डिटर्मिनेंट्स हैं वो डिटरमिन करते हैं कि क्लियर साइटोप्लाज्म से लार्वल एपिडर्मिस बननी है और येलो साइटोप्लाज्म से मसल सेल्स बनना है, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म से गट बननी है, गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, और ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म से नोटोकोड और न्यूरल ट्यूब बननी है। साइटोप्लाज्म में ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं कि वो डिटरमिन करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स और ये सिस्टम बनना है। ओके गर्ल्स, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट में क्या है ये मैंने आपको बताया। तो अब आप देखें ये रोल ऑफ न्यूक्लियस इन दी डेवलपमेंट। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन दी डेवलपमेंट और कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ये 3 टॉपिक्स हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन दी डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हम कल पढ़ लेंगे। ओके गर्ल्स, अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। पढ़ा तुमने अभी ज्वाइन किया ना क्लास? पढ़ा?
Okay, girls, the laughing. Miss G? Miss G?